हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नॉर्मल मोलर मास की। अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है? तो जब कोई भी सब्सटेंस, जब हम उसे सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, दैट मीन्स सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, और वो सब्सटेंस या तो डिसोसिएट या एसोसिएट होता है, तो उस केस में उसका मोलर मास चेंज हो जाता है। और उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम बॉन्ड हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसी बॉन्ड हॉफ फैक्टर को यूज करके हम उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड हॉफ फैक्टर क्या होता है? तो बॉन्ड हॉफ फैक्टर रेशियो होता है थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का। दैट मीन्स बॉन्ड हॉफ फैक्टर से रिलेटेड सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और बॉन्ड हॉफ फैक्टर के अदर एप्लीकेशंस हम क्या यूज करते हैं उनकी बात करते हैं। तो बॉन्ड हॉफ फैक्टर आई जो होता है, ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute that undergoes association और डिसोसिएशन। बहुत सारे क्वेश्चंस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी लैंग्वेज को यूज करके कि न्यूमेरिकल गिवन होगा और न्यूमेरिकल में हमसे पूछ लेते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर आस्किंग फॉर बॉन्ड ऑफ फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इसी पॉइंट पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन में कहा 0.1 मोलर in solution of solute AB show depression in freezing point of 0.36 degree Celsius in water. Calculate number of moles associated or dissociated per mole। अब इस तरह का क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन में है क्या चीज? कुछ भी नहीं है। दैट मींस दे आर सेइंग दैट हमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन करना है, और केएफ वाटर के लिए सपोज कर लीजिए कि 1.8 डिग्री सेल्सियस गिवन है, या डिग्री केल्विन आपको केल्विन में दिया हुआ है। आप कुछ ना करें, आप सीधे यहाँ पे लगा दें डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ 0.36 दिया हुआ है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये 1.8 गिवन है और मोलैलिटी 0.1 गिवन है। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आपको मिला I इज इक्वल टू 2। अगर I इज इक्वल टू 2 है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा I ग्रेटर देन 1 होगा तो कंपाउंड, देन कंपाउंड सो डिसोसिएशन, और I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है। ठीक, और दूसरी चीज, यही I आपका आंसर पूछा गया तो इसका आंसर क्या है कि 2 मोल आपका आया। पर मोल जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो आपके कितना आ रहा है? 2। दैट मींस पर मोल सॉल्यूशन सॉल्यूट कितना आपके आयंस को फॉर्म कर रहा है, कितने पार्टिकल्स को फॉर्म कर रहा है, तो 2 मोल पार्टिकल। 1 मोल सॉल्यूट को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 मोल पार्टिकल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 2।
एक टाइप के क्वेश्चन तो इस तरह से होते हैं। दूसरा, इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जा सकता है कि आप अल्फा को कैलकुलेट करिए, तो अगर आई आपने कैलकुलेट कर लिया है तो यहां से अब आप एसोसिएशन डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगा करके अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे चीजों की बात करते हैं। तो दूसरा आपका आता है कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर के किस तरह के और क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर के दूसरे क्वेश्चन में है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर हम एक सिंपल सी चीज की बात करें कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम लिख लें सीपी। तो आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन के, और ये कंसंट्रेशन हमें मोलैरिटी में भी मिल सकती है या फिर मोलैरिटी में भी मिल सकती है। जब क्वेश्चन में ऐसा ना मेंशन हो कि आपको मोलैरिटी या मोलैलिटी गिवन है, और या मोलैरिटी दिया होगा, मोलैलिटी आपको चाहिए होती है, और क्वेश्चन में डेंसिटी का डेटा नहीं प्रोवाइडेड है, तो हम मान लेंगे कि दोनों क्या है, सेम है। अब इस केस के बिहाफ पे अगर हम कहें सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मींस पहली प्रॉपर्टी क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सारे वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वेरिएशन कहां पे गिवन होते हैं, कभी कभी हमें आई को वेरी कराते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी फॉर, ऑप्शन ए दे दिया हमें 0.2 m KCl, बी दे दिया 0.2 m कैल्शियम क्लोराइड, सी दे दिया 0.2 m AlCl3। अब अगर आप देखेंगे तो इन तीनों केसेस में कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, और अगर कंसंट्रेशन आपकी सेम है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ गया। कुछ मेंशन नहीं है तो हम क्या करें, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है और ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इनका लेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन। दैट मींस इसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 3, और यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई हमारे लिए 4। अब अगर आई कैलकुलेट हो गया तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीपी के, और हमसे पूछ रहे हैं डेल्टा टीबी, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो मिला वो क्या मिला हमें, सबसे ज्यादा होगा सी का, सी के बाद बी का, और उसके बाद ए का। अब इसी क्वेश्चन में वो हमसे दूसरे पॉइंट्स पे जाते हैं और पूछते हैं कि अगर हमसे इसी क्वेश्चन में ये पार्ट 1 करके पार्ट 2 पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे डेल्टा टीएफ नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब आई इंटू कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो डिप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी, दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई इंटू कंसंट्रेशन के। आई इंटू कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर बढ़ेगी
तो वेपर प्रेशर हमसे पूछा जाए या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तो वो दोनों चीजें घट जाएंगी। तो इस केस में इसी क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, आई की वैल्यू ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। तो ये ऑर्डर आपका फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा, ए के लिए सबसे ज्यादा, देन आपका बी और सबसे कम सी। दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसके लिए होगा, सी के लिए होगा, क्योंकि उस केस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड क्या मिलते हैं। अगले क्वेश्चंस में ये हमसे दोनों वेरिएशन साइमल्टेनियसली करा सकते हैं। दैट मींस आई भी वेरी करे और कंसंट्रेशन भी वेरी करे। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है। फर्स्ट दे दिया हमको इस तरह का कंपाउंड दे दिया। हमसे पूछा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताइए। 0.2 एम कैल्शियम क्लोराइड है, 0.1 एम ग्लूकोज है, 0.08 एम Al2SO4 है। इन तीनों के लिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें बताना है तो ये देखिए सल्यूट के नाम क्या है, डिफरेंट है। अब हम ये लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देख लीजिए कि किसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमें क्या लेना है। दूसरी चीज यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं की गई है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उनके लिए हम कंप्लीट ले लेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 3 है। ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 1 है। और Al2SO4 के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.6। ये किसकी वैल्यू है, आई इंटू सी की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू करते हैं। यहां पे आपका आ गया 0.1, जबकि यहां पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 5 जो 40, 0.4। ये सब आई इंटू सी की वैल्यू है। अब आप क्या जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इंटू कंसंट्रेशन। अब बताएं तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए है, देयरफॉर ऑर्डर क्या मिल जाएगा हमको, ऑर्डर आपको मिला है सबसे ज्यादा वैल्यू है फर्स्ट सोल्यूशन के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा। तब आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, थर्ड का, और फिर उसके बाद किसका आएगा, सेकंड सॉल्यूशन का। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि 0.1 m Ab2 अल्फा इज इक्वल टू 30% एंड 0.05 m A2B3 अल्फा इज इक्वल टू 0.25 ये दिया और पूछा विच हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में हमें बताना है। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, अब तो यहां पे अल्फा भी दिया हुआ है, तो जब अल्फा गिवन है तो हम आई कैलकुलेट करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा सोल्यूशन 1 है और ये हमारा सोल्यूशन 2 है। I1 को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या रखना होगा, 0.3
फॉर्मूला क्या है तो आपको याद होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, याद होगा फॉर्मूला। लगा दीजिए यहां से, आपको मिल जाएगा 0.3 इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन की वैल्यू इसके लिए है 3 माइनस वन, इससे वैल्यू मिल गई आपको आई इज इक्वल टू 1.6। इसी तरह से अगर यहां पे आप सॉल्व करेंगे 0.25 इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन 5 माइनस वन, ये 4, और यहां से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी 2। आई की वैल्यूज आपको मिल गई, दैट मींस इस क्वेश्चन में पहले हमें आई कैलकुलेट करना होगा, देन आई इंटू सी की वैल्यू अगर हम बात करें, आई इंटू सी की वैल्यू इसके लिए हो गई 0.1, ये है सी और ये है आई। यहां पे आई इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 है, इंटू 0.1 करेंगे तो ये हो गया 0.16, ये आ गया। अब बताएं फ्रीजिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपने पढ़ा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई इंटू सी के कंसंट्रेशन के। दैट मींस इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो AB2 लोअर देन A2B3, ये आपका आंसर आ गया फ्रीजिंग पॉइंट का, कि फ्रीजिंग पॉइंट AB2 का A2B3 से कम होगा। नेक्स्ट आगे कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। अगर हमें दिया हुआ है कि कोई एक कंपाउंड है जो एसोसिएट और डिसोसिएट दोनों करता है, उस केस में हमसे कहा गया बॉन्ड ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन करिए। सपोज क्वेश्चन, अ कंपाउंड undergo 30% dissociation and 70% एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन में हम लेके चल रहे हैं कि बोला गया डाइमराइज हो रहा है। फाइंड आई, ठीक, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक, और कंपाउंड गिवन है AB टाइप का। कंपाउंड किस टाइप का है ये मेंशन होना कंपलसरी है, क्योंकि जैसे ही कंपाउंड का टाइप बदलेगा तो उससे फर्निश होने वाले आयंस डिसोसिएशन में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जबकि एसोसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसोसिएशन में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एसोसिएशन की, AB है, ठीक, AB का हम इनिशियली 1 मोल लेते हैं, मान लीजिए A प्लस प्लस B माइनस 1, 0 0 होगा, ये 0.7 मोल बच जाएगा, क्योंकि 30% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो 30% डिसोसिएट हुआ तो ये 0.3 बना और ये 0.3 बना। ये जो 0.7 मोल बचा हुआ है ये किस में जा रहा है, एसोसिएशन में जा रहा है। तो रेस्ट AB जो है कितना, 0.7, और ये एसोसिएट यानी डाइमराइज हो रहा है तो AB2 बना देगा 2AB से, और ये 0 होगा, फिर ये 0 हो जाएगा और ये हो गया 0.35। अब ये जो स्टेज है ये है फाइनल स्टेज, जिसमें ये 0.7 यहाँ पे क्या हो गया, यूज हो गया है। तो अब आपके पास सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, तो सॉल्यूशन में जो मोल्स हैं वो हैं आयंस के फॉर्म में, कितने, ये और यहाँ पर ये। दैट मीन्स I की वैल्यू कितनी हो गई, तो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.35 डिवाइड बाई 1, और ये आ गया 0.95। ये हमारे लिए इस क्वेश्चन में I की वैल्यू है।
अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका आपका सिंपल सा होता है कि आप कंपाउंड के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो इस कंपाउंड में अगर हम शॉर्टकट तरीके से लगाना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू 2 है। तो I हमारा होता है अल्फा डिसोसिएशन डिवाइड बाई n, डिसोसिएशन है तो आपका होगा इंटू n प्लस अल्फा एसोसिएशन डिवाइड बाई n, कितने उसमें जुड़ रहे हैं। आप इस फॉर्मूले को लगाइए, देखिए क्या आंसर आता है। अगर इससे हम कैलकुलेट करें, डिसोसिएशन का अल्फा है 0.3 इंटू कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है 2, प्लस एसोसिएशन का अल्फा है 0.7 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 0.95। ये है शॉर्टकट तरीका, जिसे आप शॉर्टकट तरीके से नीट जेईई या मेंस के क्वेश्चंस में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका है शॉर्टकट फॉर्मूला, जिसमें आप डायरेक्टली आई की वैल्यू अल्फा गिवन होने पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें एन और एम पता होना चाहिए। अगर एन और एम में आपको डाउट हो रहा है तो बस कुछ नहीं करिए, लास्ट वीडियो को दोबारा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, उसमें आपको बताया गया कि एन क्या होता है और एम क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सारे क्वेश्चंस को कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग आगे अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।